व्हाइट हाउस में पहली बार ट्रंप ने भी कहा, इतने सारे नेता एक साथ पहुंचे और बड़ी तेजी से पहुंचे। ये जो तेजी है, वाकई कुछ अर्थ होगा इसका, कहीं बात पहुंचेगी? उन्होंने कहा कि नहीं, अब सीज फायर, मुझे लगता है कि वैसे भी सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वायलेशंस होते हैं, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो लगातार कह रहे थे कि सीज फायर करूंगा। अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद उनके तो सुर बदल गए एकदम। ये सबसे बड़ी एक राजनीतिक और जो हम लोग कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल विन जो है पुतिन के लिए रही है, क्योंकि पुतिन जब आए थे अलास्का शिखर वार्ता के लिए तो उनके सामने क्लियर था कि उनको सीज फायर के लिए अग्री नहीं करना है। पुतिन देख रहे हैं कि उन बैटलफील्ड इज इन देयर फेवर, ही इज कमिंग विद अ स्ट्रॉन्गर हैंड। 3.5 साल से भयानक सैंक्शन लगाया अपने एक नेता पर, और जब वो आपसे मिलने आया तो क्या बात है, ट्रंप एकदम बिछे हुए दिखाई दिए, एकदम ऐसे रेड कारपेट बिछा हुआ था, ऊपर से जहाज जा रहे थे। जो उसका प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली सो कॉल्ड वॉर क्रिमिनल, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जो पुतिन कहते थे वो सब कुछ ट्रंप कह रहे हैं। तो जेलेंस्की का सामना जो कल हुआ वो एक और पुतिन से तो नहीं हुआ है। 2016 के जो इलेक्शंस है उसमें रशियन इंटरफेरेंस हुआ था, पुतिन ने इंटरफेरेंस किया था, जिससे ट्रंप का फायदा हुआ। तो बहुत बदला माहौल था पिछली बार से, जब आपको याद होगा जेलेंस्की पिछली बार आए थे। और इस बीच एक और काम हुआ, जब ये मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप ने सीधे पुतिन को फोन लगा दिया। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेलेंस्की अब इन इलाकों में से कुछ को छोड़ दें, यूक्रेन 1 इंच भूमि भी देना नहीं चाहती। हिस्टोरिकल क्लेम से यूक्रेन के बारे में उसको कैसे सॉलिडिफाई करे, ये एक दृष्टिकोण और ये एक पॉलिसी से इस दिशा में आए थे। ट्रंप चाहता क्या है, उस तरह से उनको इज्जत देनी उनके लिए बहुत मायने रखती है, और एक पर्सनल ईगो को उनको बहुत उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि चलो वो 8 लोग साथ बैठे थे, पूरा यूरोप साथ आया था, हंसी खुशी सब गए, बड़ा अच्छा माहौल था। पर जब ये सब हटा के आप देखते हैं तो वही 2-4 पॉइंट तो वही दिखाई दे रहे हैं बार बार हमें, जो पुतिन चाहते थे, जो यूरोप चाहता था, यूक्रेन चाहता था, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरा तो फिर एक भोला भाला प्रश्न फिर यही है कि जो पुतिन चाह रहे हैं वही तो हो रहा है। तो क्या ट्रंप के हाथों ठगे नहीं जा रहे हैं जेलेंस्की? 3.5 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन जंग फाइनली थम सकती है, ये उम्मीदें कुछ कुछ दिखने लगी हैं। पिछले 4-5 दिनों से दुनिया में गहमा गहमी है। पहले 15 तारीख को अलास्का में दुनिया के 2 बड़े नेता मिले, एक तो नोबेल की चाहत रखने वाले ट्रंप और दूसरा यूक्रेन को हड़पने की चाहत रखने वाले पुतिन। फिर क्या हुआ, 18 तारीख आई यानी कल रात, बहुत सारे नेता मिले, पूरा यूरोप पहुंच गया व्हाइट हाउस में। इस बार जेलेंस्की तैयारी के साथ आए थे। बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा था मुझे जैसे कोई बड़ा झगड़ा हो गया है स्कूली बच्चों का, और जेलेंस्की अपने कुछ भाइयों बहनों के साथ तैयारी के साथ एक बड़े लीडर से मिलने आए, बड़े स्कूल के बच्चे से मिलने आए और कह रहे हैं कि भाई हमारा समझौता करा दीजिए दूसरे पक्ष से। और ट्रंप की काफ़ी तारीफें हुई, और इस बार तो जेलेंस्की को डांट भी नहीं पड़ी, कोट वोट में आए थे वो, सूट में आए थे वो। तो बहुत बदला माहौल था पिछली बार से, जब आपको याद होगा जेलेंस्की पिछली बार आए थे। जेडी वांस भी इस बार ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे। और इस बीच एक और काम हुआ, जब ये मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप ने सीधे पुतिन को फ़ोन लगा दिया। तो बहुत कुछ हो गया, बहुत जल्दी इन 4-5 दिनों में इसे अनफोल्ड करेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई किसी पीस डील की तरफ अब दुनिया जाने लगी है, या फिर बनते बात एक बार फिर बिगड़ जाएगी, जैसा पिछले 3.5 साल में कई बार हुआ है। हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, मनीष दाभाड़े साहब। आप जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिप्लोमेसी पढ़ाते हैं, और द इंडियन फ्यूचर्स नाम से एक थिंक टैंक है, उसके फाउंडर भी हैं आप। तो सर, पहली बार आप पढ़ाकू नितिन में आए, आज तक रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और हम ये सोचते हैं कि मुद्दा तो वही है, 3.5 साल में बहुत बार हमने बात की है, लेकिन थोड़ा नए नज़रिए आने चाहिए शो में। तो इस बार सोचा कि मनीष जी को बुलाया जाए, काफ़ी दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा बहुत जल्दी से पहले, क्योंकि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, व्हाइट हाउस में पहली बार, मतलब मेरा ख्याल है 2.5-3 दशक में तो हुआ होगा ऐसा, ट्रंप ने भी कहा, इतने सारे नेता एक साथ पहुंचे और बड़ी तेजी से पहुंचे। ये जो तेजी है, वाकई कुछ अर्थ होगा इसका, कहीं बात पहुंचेगी, या फिर हम ऐसे ही बस एक तेजी गहमा गहमी देख रहे हैं, फाइनली ये बात कहीं नहीं पहुंचने वाली है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि एक संभावनाओं का ये दौर है, और इनफैक्ट ये हम लोग बिल्कुल मानकर चलना चाहिए कि जैसे आपने कहा था कि 3.5 साल हो गए रशिया ने जब अटैक किया यूक्रेन पर, और तब से हो रहा है कि ये साइड आगे बढ़ रही है, दूसरी साइड आगे बढ़ रही है, कभी रशिया कभी यूक्रेन, और किसी भी तरह से एक युद्ध विराम की तरफ कोई भी
आपको मतलब पहल नहीं दिख रही थी। मुझे लग रहा है कि जो अभी हम लोगों ने 15 अगस्त को देखा, जो हम लोगों ने कल रात को देखा, तो संभावनाएं जो है युद्ध विराम की मुझे निश्चित तौर से लग रहा है कि मुमकिन है। और देखिए आगे कैसे होता है। बहुत सारी बातें हुई उस पर और आई एम श्योर हम लोग इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। एक चीज़ जो सबने नोटिस की, और मैं बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विद्वानों की टिप्पणियां पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि ट्रम्प लगातार यू टर्न ले रहे हैं और यू टर्न लेने में मशहूर रहे हैं। पहले वो ये कह रहे थे कि मैं आते ही बंद करा दूंगा और बस मानेंगे नहीं हम, मतलब ठीक है आते ही भी नहीं कराया 24 घंटे में। हाँ तो भी नहीं, वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कल माना वैसे कि मैंने सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा ये। उन्होंने बात एक लाइन में कहीं कही है कि सबसे मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक रहा ये। पर सर इतना वक्त हो गया है, वो लगातार कह रहे थे कि सीज फायर कराऊंगा। अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद उनके तो सुर बदल गए एकदम। जो पुतिन कहते थे वो सब कुछ ट्रम्प कह रहे हैं। तो जेलेंस्की का सामना जो कल हुआ वो एक और पुतिन से तो नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जब अलास्का समिट के पहले ट्रम्प सबसे पहले बोल रहे थे कि ये शिखर वार्ता मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, सीज़ फायर। और अगर सीज़ फायर नहीं होता है, युद्ध अगर सीज़ फायर नहीं होता है तो हम लोग गंभीर परिणाम आएंगे, एक्स्ट्रा एडिशनल सैंक्शंस लगाएंगे रशिया पर। ये बात उन्होंने इनफैक्ट जब जा रहे थे अलास्का तब भी रिपोर्टर्स जो है उनको ये बात कही। और जब और आपने देखा कि जिस तरह से उनका स्वागत हुआ वहाँ पर एक बहुत ही यूएस के बेस पे, मिलिट्री बेस पर, और जिस तरह से स्वागत हुआ और उसके बाद जो वार्ता हुई उसके बाद उन्होंने अपने सुर बदल दिए और तुरंत ऑब्वियसली ये कहा कि बहुत सारे हम लोगों ने पॉजिटिव मतलब मूवमेंट हुआ है, लेकिन प्रोडक्टिव रही काफ़ी। हाँ, काफ़ी प्रोडक्टिव मीटिंग्स रही है, लेकिन डील ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डील जो उन्होंने बताया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पहले सीज़ फायर की जो मांग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं, अब सीज़ फायर मुझे लगता है कि वैसे भी सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वायलेशंस होते हैं, उसको ठीक से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधे पीस डील की तरफ जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एक राजनीतिक और जो हम लोग कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल विन जो है पुतिन के लिए रही है, क्योंकि पुतिन जब आए थे अलास्का शिखर वार्ता के लिए तो उनके सामने क्लियर था कि उनको सीज़ फायर के लिए अग्री नहीं करना है, हाँ नहीं बोलनी है, नंबर एक। और दूसरी चीज़ जो ट्रम्प डरा रहे थे, धमका रहे थे कि गंभीर परिणाम होंगे, उनसे भी बचना था। तो ये दोनों चीज़ों में मुझे लगता है कि एक तरह की सफलता हुई है पुतिन के लिए, और ट्रम्प के लिए एक कम्प्लीटली उन्होंने एक ये यू टर्न लिया हुआ है इस विषय पर। अलास्का में जब दोनों नेता मिले तो बहुत लोग देख रहे थे ध्यान से, जेलेंस्की भी देख रहे थे, यूरोप भी देख रहा था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब पुतिन चल रहे थे रेड कारपेट पर, एक तो ये वाली बात है कि इतने सालों से 3.5 साल से भयानक भयानक सैंक्शन लगाया अपने एक नेता पर, और जब वो आपसे मिलने आया तो क्या बात है, ट्रम्प एकदम बिछे हुए दिखाई दिए, एकदम ऐसे रेड कारपेट बिछा हुआ था, ऊपर से जहाज़ जा रहे थे। कुछ का तो ये कहना था कि वो पुतिन को डिरेल करने की कोशिश है, जहाज़ वहाज़ चलाना, लेकिन कुछ का ये कहना था कि नहीं, ये एक मतलब सबसे बड़ा ऑनर है स्वागत में। तो इनमें क्या है, आप विद्वान हैं, आप बता पाएंगे इनमें क्या मानूं मैं? नहीं, इसमें एक चीज़ ज़रूर समझिए कि किस माहौल से और किस डायरेक्शन से पुतिन आ रहे थे अलास्का। फरवरी 2022 में उन्होंने ऑब्वियसली यूक्रेन पर अटैक किया, तो उसके बाद पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इनफैक्ट उनको एक वॉर क्रिमिनल करके घोषित कर दिया था, और उसके कारण वो कहीं नहीं जा पा रहे थे, काफ़ी जगह नहीं जा पा रहे थे। और आज मतलब ऐसे हम लोगों ने 15 अगस्त को देखा कि यूएस का लीडर जो है, यूएस का प्रेसिडेंट है, वो एक्चुअली सो कॉल्ड वॉर क्रिमिनल, जो मतलब वो मान रहे थे, जो यूरोपियन देश अभी भी मानते हैं, उनको उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है जिस तरह से। और ख़ास करके अलास्का में उसका बहुत सारे मतलब मायने उसके है कि अलास्का एक किसी ज़माने में रशियन टेरिटरी हुआ करती थी, जो उन्होंने 1869 या 70 में अमेरिका को दिया था। और सबसे मेन एयरबेस, वहाँ पर जो मिलिट्री बेस है उस पर उनका स्वागत करना। और इनफैक्ट जो कोल्ड वॉर के वक्त आप देखोगे शीत युद्ध के दौरान एक वो डिफेंस फ्रंटियर था अमेरिका का अगेंस्ट सोवियत यूनियन, तो उसका बहुत एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। फिर आप देख रहे हो कि जिस तरह से रेड कारपेट पे उनका वेलकम हुआ,
बहुत। और उसके बाद उनकी अपनी जो बीस्ट है, प्रेसिडेंशियल लिमोजिन है, उसमें पुतिन उनके साथ जा रहे हैं। तो एक तरह से दिख रहा था कि किस तरह का उनका रिलेशनशिप है और एक पर्सनल केमिस्ट्री किस तरह से उनकी बढ़िया है। ये मतलब हमको ये दिखाई दी। ट्रम्प बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे पुतिन के विरोध में, और अभी भी मतलब मानते हैं कि जो युद्ध जो इतना देर चल रहा है, इतने साल तक चल रहा है, उसका जो मेन जो परिणाम है वो, या मेन जो उसका दोषी है, वो पुतिन को मान रहे थे। तो मुझे लगता है कि लेकिन जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जब आए उतरे तब उन्होंने तालियां भी बजाई, फिर उनको शेक हैंड किया। तो एक तरह से वो मतलब बता रहे थे कि और ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि इवन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जो उनकी अमेरिकन पॉलिटिक्स में किस तरह से देखा जाता है पुतिन को। तो ऑब्वियसली 2016 के जो इलेक्शंस है उसमें एक माना जा रहा था कि रशियन इंटरफेरेंस हुआ था, पुतिन ने इंटरफेरेंस किया था, जिससे ट्रम्प का फ़ायदा हुआ। तो क्या उसके बाद जो है कि लगातार ट्रम्प पर ये हमले हो रहे थे कि नहीं, कि जो इलेक्शंस है वो मैनिपुलेटेड है, वो नहीं मतलब जीत सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ मतलब रशियन इंटरफेरेंस वो हुआ है। तो एक तरह से, और इसलिए इस बार भी जब आप देखेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें बार बार वो बोलते कि रशियन होक्स, मतलब वही कि वो बार बार बता रहे थे। और ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में कोई भी लीडर, कोई भी विश्व नेता, कोई भी यूरोपियन नेता या कोई भी ज़ेलेंस्की दो चीज़ों पर दो चीज़ें वो नहीं कह सकता है जो ट्रम्प के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, जो ट्रम्प के लिए फ़ायदेमंद रहती है। वो नंबर एक, कि ये जो युद्ध है कि मेरे कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ है और वो बंद करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए वो बार बार बोलता है कि ये बाइडेन का वॉर है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ एक बोल रहा है। और दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि नहीं, अल्टीमेटली युद्ध विराम करने के लिए कौन कोशिश कर रहा है, कि मैं ही कर रहा हूँ। और इसका मतलब एक सर्टिफिकेट एक तरह से उनको मिला है इस समिट के कारण। लेकिन अलास्का में जब पुतिन आए हैं, एक तो बहुत मुश्किल रहा होगा उनको बुलाना, इतना भी आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि वो लगातार मना करते रहे आने से, बैठने से। मतलब कभी कोई भेज दिया, पर उस बार खुद आए। जी बिल्कुल। नहीं, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा एक सिग्नल है। ये चीज़ देखिए कि ट्रम्प आखिर चाहता क्या है। दो चीज़ें उसमें, एक तो ट्रम्प चाहता क्या है, और दूसरा कि रशिया या पुतिन क्यों गए। तो नंबर वन है कि ट्रम्प चाहता है कि उसको लोग, उसका एक बहुत बड़ा अपना एक वो है कि प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड है, यूएस के प्रेसिडेंट है, तो उनको उस तरह से डेफरेंस, उस तरह से उनको इज्जत देनी उनके लिए बहुत मायने रखती है। और एक पर्सनल ईगो को उनको बहुत उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जैसे आप 15 अगस्त को देखा आपने, जब रशियन प्रेसिडेंट गए, फिर बाद में यूरोपियन लीडर्स, अभी 18 अगस्त को कल रात की बात है, तो उनको लगता है कि जो डेफरेंस देना चाहिए तो ये लोग सब जो दे रहे, तो उनके लिए बहुत ये बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए मायने रखता है। दूसरी चीज़ है कि तुम देखोगे कि जो रशियन है, कि कितना भी आप बोलोगे तो भी एक रशियन इकॉनमी है। पिछले हफ्ते या पिछले महीने ही रशियन सेंट्रल बैंकर जो है, उन्होंने ये कहा था कि रशियन इकॉनमी वाकई में बहुत बड़े मतलब उस पर सवालिया निशान है कि कैसे आगे तक चलेंगे। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इंक्लूडिंग गैसप्रॉम, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग प्रॉफिट मेकिंग लिटरली उस स्टेज में 2035 तक के पहले नहीं हम लोग पहुंच पाएंगे। तो एक तरह से एक वो था। और मेन ये तो डर था ही कि और इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे तो और मतलब एक्सपोर्ट्स, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, उनके अगेंस्ट में एडिशनल सैंक्शंस होंगे। कांग्रेस में एक बिल आया हुआ है कि 500% का एडिशनल टैरिफ्स या सैंक्शंस वो लगाएंगे जो भी देश रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उनके लिए। तो उनके लिए भी था कि रशिया के लिए, पुतिन के लिए, कि नहीं, इस जो है कि एक थोड़ा सा कि कठिनाई जो हो रही है आर्थिक मोर्चे पर, कि उसको कैसे कम किया जाए, तो उस तरह से देख रहे थे। और इनफैक्ट पुतिन, आपने देखा भी होगा कि पुतिन जब आए थे तो अपने साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लेके आए थे, बिजनेस प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव्स को भी लेके आए थे। और वो है कि उन्होंने बहुत सारे उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में भी कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर यूएस और रशिया एक साथ काम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, एनर्जी हो गया। तो उन्होंने उस तरह से एक वो और बोला कि नहीं, चलो बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। अब अलास्का पे बात करूंगा, फिर आऊंगा व्हाइट हाउस। वहाँ क्या तय हुआ होगा? अब तक तो बहुत कुछ छनकर सामने आने लगा है, बहुत सारे अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ क्या तय हुआ होगा? पुतिन ने वहाँ क्या बात कही होगी साफ साफ कि ये मैं चाहता हूँ? और क्योंकि फिर वो कल जेलेंस्की से मिल ही गए, यूरोपियन नेताओं से मिले ही हैं,
पुतिन ने क्या रखा होगा टेबल पर और क्या नहीं रखा होगा। मतलब ये भी 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में हैं जो मैंने पढ़ा कि 2-3 चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा है कि ये तो बात बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एक क्लियर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्लियर है कि सीज़ फायर को अभी हटाइए, क्योंकि एक तरह से उनको लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में, चाहे वो 1 साल हो या 18 महीने में, कि अल्टीमेटली जो है कि रशिया की जीत होगी। मतलब जो युद्ध भूमि पर है कि अल्टीमेटली कि रशिया विल प्रिवेल, और यूक्रेन की संभावना है कि यूक्रेन मतलब कब तक टिका रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ आर्मरी, इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशन। कहीं ना कहीं वो मतलब पुतिन देख रहे हैं कि उनके मतलब जो है कि बैटल फील्ड इज़ इन देयर फेवर, तो उनको लगा कि नहीं चलो ये मतलब ही इज़ कमिंग विद अ स्ट्रॉन्गर हैंड। तो सबसे पहले ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। अदर देन मतलब इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ जो मैंने कहा था वो तो है ही, फिर भी बैटल फील्ड पे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ रहे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि नहीं, रादर देन टॉकिंग अबाउट सीज़ फायर, उनका जो ओरिजिनल मिशन था यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन हमारा है, कि और जो यूक्रेन का बनना इटसेल्फ इज़ अ हिस्टोरिकल एबरेशन, जो उन्होंने कहा था कि उसको कैसे मैक्सिमम लेवल तक ले जाए, तो उस पर बात हुई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि रूट कॉज, कि ये जो हुआ है युद्ध उसका रूट कॉज क्या है ये समझने की ज़रूरत है। तो वही तो जो उनके जो क्लेम्स है, हिस्टोरिकल क्लेम्स है यूक्रेन के बारे में, तो उसको कैसे सॉलिडिफाई करे, ये एक दृष्टिकोण और ये एक पॉलिसी से और मतलब इस तरफ मतलब इस दिशा में आए थे। और एक तरीके से इनफैक्ट ट्रम्प और पुतिन जो है कि समान सोच रखते हैं कि इस तरह की, जैसे ट्रम्प ने भी बात की थी कनाडा के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, पैनामा कैनाल के बारे में, तो वैसे ही मतलब एक तरह से ये लेजिटिमेसी और लेजिटिमाइज कर रहे हैं ट्रम्प इस अलास्का समिट के और बाकी सारे कि नहीं चलो मतलब वो नहीं, जिसकी लाठी जिसकी उसकी भैंस, जो ये फिलॉसफी जो है कि माइट इज राइट, माइट इज राइट, एग्जैक्टली। तो वो एक लॉजिक से उनको लगा कि चलो एक लेजिटिमेसी मिली है उसमें। तो मुझे लगता है कि रशिया ने बहुत सारे मतलब एक तरह से जिस भूमिका से वो आ रहे थे, जो वो चाह रहे थे, वो अपने लक्ष्य की ओर मतलब एक मतलब बढ़े हुए हैं। नहीं तो सर ज़ेलेंस्की बचा क्या लेंगे? मतलब मुझे ये समझ में आया 3.5 साल में कि दोनों पक्ष किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे। मतलब युद्ध तो ऐसे ही समझा जाता है ना कि दोनों का उद्देश्य क्या था। रूस ने युद्ध शुरू किया, वो चाहता था कि यूक्रेन में अंदर तक जाए, जितना संभव हो सके उतना इलाका जीते, क्योंकि वो मान रहा है कि यूक्रेन तो कुछ था ही नहीं, कभी रशियन एम्पायर के साथ ही था, पहली चीज़। दूसरा है यूक्रेन की लड़ाई क्या है? अपना अस्तित्व बचाए रखना, अपने वो इलाके जिनके बारे में आज बात हो रही है कि ट्रम्प भी चाह रहे हैं कि अब आप दे दो, कुछ हद तक दे दो, डोनबास। यूक्रेन 1 इंच भूमि भी देना नहीं चाहता था। बात तो यही थी, लक्ष्य यही था अल्टीमेटली। आज क्या हो रहा है? आज ये है कि एक बहुत बड़े इलाके पर डॉनबास के रूस कायम है, उसके आगे नहीं गया। हालांकि यूक्रेन ने खो दिए वो इलाके और यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि वापस ले। ये हो रहा है आज। तीसरा है बातचीत में क्या हो रहा है। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अब इन इलाकों में से कुछ को छोड़ दें। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा, वरना कोई बात ही नहीं होगी। दूसरा, रूस ने कहा था नेटो में नहीं जाना चाहिए यूक्रेन को। ट्रंप मान ही गए हैं कल की मीटिंग में कि नहीं मिलेगा अब। हाँ, कोई सुरक्षा गारंटी दे देंगे आपको, वैसे ही दे देंगे जैसे नेटो के अनुच्छेद 5 में है, आप पर हमला हुआ तो हम सब लड़ने आ जाएंगे। पर ये तो बात पहले भी हो ही रही थी, यूरोपियन देश तो पहले भी यूक्रेन के साथ ही थे, तभी तो आज भी साथ घूम रहे हैं वो। बिल्कुल। और 1993 में जो ब्यूडापेस्ट अग्रीमेंट हुआ था उसमें एग्जैक्टली ये था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स दे दीजिए और हम लोग सारे सिक्योरिटी गारंटीज देंगे। उसमें अमेरिका भी था, रशिया भी था और यूके भी था। और देखिए आज क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो मेरा तो फिर एक भोला भाला प्रश्न फिर यही है कि जो पुतिन चाह रहे हैं वही तो हो रहा है, तो क्या ट्रंप के हाथों ठगे नहीं जा रहे हैं ज़ेलेंस्की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस हद तक मतलब हम लोग की एक कंक्लूजन नहीं। जब लास्ट पीस डील होगी क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में जो विद्वान कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं, नहीं, और इतना आसान मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है या इस दिशा में हम लोग अपनी सोच ले जानी चाहिए कि नहीं अल्टीमेटली कि ज़ेलेंस्की को मतलब ट्रम्प कम्प्लीटली दरकिनार कर रहे। ये प्लीज़ समझिए कि जो हम लोग 15 तारीख की तो हम लोगों ने देखा जो हुआ, लेकिन 18 तारीख को जो जिस तरह से नेटो के जो प्रोमिनेंट देश है
यूरोप से वो आए हुए हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट आए ज़ेलेंस्की आए हुए हैं। और सबसे मेन चीज़ है जिस तरह की बातें हो रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि ज़ेलेंस्की को अकेले वो करने की कोशिश कि मतलब ये जो ट्रम्प है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं, जो है कि यूरोपियन लीडर्स जो है ये यूरोप भी साथ में होना चाहिए। मुद्दा यूरोप हाँ, का है, हाँ, ये मुद्दा सिर्फ यूरोप यूक्रेन का नहीं है। बिल्कुल। और इसमें है कि उनके साथ मिलकर है, तो मतलब एक तरह से एक नेगोशिएटिंग हैंड जो है उल्टा ज़ेलेंस्की का और बढ़ रहा है उसके कारण, कि नहीं कि अल्टीमेटली हमको सिर्फ मतलब पाएंगे यूक्रेन क्या? की सिर्फ यही तो मेरा प्रश्न था सर। ज़ेलेंस्की अकेले आए चाहे 8 लोगों को लेकर आए, सहमति के बिंदु तो अभी भी वही दिख रहे हैं जो पुतिन चाहते थे। जैसे कल मैं एक बॉडी लैंग्वेज देख रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे जर्मनी के चांसलर की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा सख्त लगी। और जैसे ही ट्रम्प सबको कह रहे थे कुछ आप बोलो, कुछ आप बोलो, जैसे उनका आप बोलो, तो उन्होंने एकदम रंग में भंग जैसा डाल दिया। वो एकदम सख्त चेहरे के साथ बोले कि एक सीज फायर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। फिर ट्रम्प ने उसको किसी तरह ठीक किया कि हाँ ठीक है, पीस डील वो बड़ी चीज़ है, वो हो जाएगी, वो होनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी बोलो ऐसा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि चलो वो 8 लोग साथ बैठे थे, पूरा यूरोप साथ आया था, हंसी खुशी सब गए, बड़ा अच्छा माहौल था। पर जब ये सब हटा के आप देखते हैं तो वो तो वही 2-4 पॉइंट तो वही दिखाई दे रहे हैं बार बार हमें, जो पुतिन चाहते थे, जो यूरोप चाहता था या यूक्रेन चाहता था, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, देखिए उसमें सबसे मेन चीज़ है कि आज की तारीख में चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो यूरोप हो, ये मतलब सबसे पहले ये चीज़ चाह रहे हैं कि युद्ध विराम हो, किसी तरह से युद्ध जो है कि थम जाए या रुक जाए, मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सही। और जो पहल हो रही है अभी वो उस दिशा की तरफ जा रहा है। ये मुझे लगता है कि सब में मतलब जो भी पंडित है वो मतलब ये ज़रूर मान रहे हैं कि उस दिशा में ये कदम ज़रूर उठ रहे। अभी उसमें नेगोशिएशंस क्या होंगे, किस तरह से होंगे, अभी वो कहना बहुत आसान नहीं। आज की तारीख में ये ज़रूर लग रहा होगा कि पुतिन जो चाह रहा है वो उसको मिल रहा है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरत यूक्रेन को है, यूरोप को है युद्ध विराम की या परमानेंट पीस की, उतनी ज़रूरत रशिया को भी है, क्योंकि रशिया इज़ ऑल्सो इन द डॉक्स। जैसे और मैंने कहा था कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी खस्ता है, तो उस खस्ता हालात में उनके लिए ठीक है, लग रहा होगा कि नहीं लेकिन कोई भी जैसे अभी बैटल फील्ड पे आगे क्या होगा, तुमको लग रहा होगा आज की तारीख में कि नहीं अगले 6 महीने में, 1 साल में, 18 महीने में कि अल्टीमेटली हमारी जीत होगी। लेकिन बैटल फील्ड पे ये तो मतलब है कि जब युद्ध हुआ था कि लग रहा था कि पहले 7 दिन में ये लोग कीव पहुंच जाएंगे, लेकिन कहाँ हुआ वैसे। तो इसलिए मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली एक लार्जर पिक्चर भी मतलब रशिया देख रहा है, एक लार्जर पिक्चर यूरोप भी देख रहा है, और फिर भी अमेरिका पुतिन तैयार तो हैं कि लड़ाई लंबी खींचे तो खींचे। बिल्कुल। उसमें वो है कि देखिए कि ग्रेट पावर है रशिया, परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, न्यूक्लियर वेपन्स रखता है ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यूएस। तो थोड़ा सा उनमें वो ग्रेट पावर वाला एम्बिशन है। फिर और एक प्लीज़ आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, जो यूक्रेन का मुद्दा है, हम लोग जो है कि एक जब डॉनबास की बात कर रहे थे, डॉनबास में क्या है कि अल्टीमेटली इशू क्या है कि वहाँ पर जो रशियन स्पीकिंग है वहाँ की उनकी मात्रा ज़्यादा है। तो ये लोग हिस्टोरिकल क्लेम भी कर रहे हैं उसके कारण कि नहीं, ये देखिए कि ये प्रूफ है कि यूक्रेन जो है ये हमारा ही टेरिटरी था। और हम लोग जो नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं, इतिहास जो देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि नहीं यार ये 2022 से शुरू हुआ, लेकिन नहीं, 2000 के पहले देखने की ज़रूरत है कि पहले क्राइमिया में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। और इनफैक्ट गोइंग बैक टू इवन 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब उसमें उस सदी में जाकर कि नहीं अल्टीमेटली किसका ये भाग था, भू भाग था, ये आपको तो समझने की ज़रूरत है। तो एक तरफ पुतिन है जो कह तो रहे हैं कि एक पीस डील करो, सीज फायर नहीं। इससे भी ये समझ में आता है कि पुतिन अभी रुकने को तैयार नहीं है। उनके पास एक रनवे है, वो चाह रहे हैं कि लड़ लो आप, अगर आप में बस की तो लड़ो। बिल्कुल नहीं, और उसमें और एक वो लंबी खींचने में तैयार है। बिल्कुल। और एक स्ट्रैटेजी है कि ये है ट्रम्प को मनाने की स्ट्रैटेजी, कि ट्रम्प अभी काफ़ी जब से आए हैं तब से क्या बोल रहे हैं कि नहीं पुतिन जो है ये युद्ध खींच रहा है, ये युद्ध विराम करना नहीं चाहता। आज ये है कि ओके बोल रहे कि नहीं सीज फायर तो हम लोग रुक करेंगे नहीं, लेकिन पीस अग्रीमेंट जो है उसमें अभी वो बोल रहे कि नहीं डॉनबास हम नहीं देंगे, बाकी जो सारे हिस्टोरिकल क्लेम्स है वो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर वो ये उनकी अगर बॉटम लाइन है या नॉन नेगोशिएबल है, और अगर यूक्रेन नहीं मानता है तो आई मीन अल्टीमेटली क्या होगा कि वो लेकिन नहीं देखो यूक्रेन नहीं मान रहा है, मतलब युद्ध जो खींचने के लिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यूक्रेन। तो जो नीडल जो है कि वो शिफ्ट होके पुतिन से जाएगी ज़ेलेंस्की पर, जो पहले भी थी। जो पहले जब वो व्हाइट हाउस में आए थे तो साफ साफ कह तो रहे थे वो कि यू हैव नो कार्ड्स, तुमने और तुमने कर रखा है खराब। बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब ये मतलब है कि बहुत मतलब कि, और मैंने कि अभी इट्स टू अर्ली, मतलब देखते कि क्या अभी मतलब उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि नहीं, पहले जैसे ही मीटिंग्स खत्म हुई यूरोपियन लीडर्स के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने पुतिन से बात की,
और पहले तो मतलब चाह रहे कि दोनों प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन मिले और उसके बाद ट्राइलेटरल होगा आगे क्या होगा? आगे। आगे क्या? अच्छा, दोनों मिलेंगे? बिल्कुल, मतलब ये जैसे मैं कहा कि चाहे वो 15 अगस्त हो या 18 अगस्त की जो शिखर वार्ता ही कहूँगा मैं, तो ये शिखर वार्ता में मुझे लगता है कि हाँ, इससे ज़्यादा शिखर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। तो जो संभावनाएँ हैं वो तो मतलब है कि और ये हमको समझने की ज़रूरत है कि डिप्लोमेसी जो है कि अल्टीमेटली इट्स अ प्रोसेस कि और ये प्रोसेस हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ रुकी है, वहाँ रुकी है। ये प्रोसेस है और ये किसी दिशा में बढ़ रही है और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो है कि सारे जो मतलब एक बॉटम लाइन ये है कि सारे जो पार्टीज़ है वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से युद्ध विराम हो और बहुत सारी और इकोनॉमिक कॉस्ट सब जगह हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका को उसका मतलब खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल नुकसान तो हो ही रहा है और अल्टीमेटली किसी ने ये भी बोला कि नहीं, जैसे गैसोलीन प्राइसेस, पेट्रोल पंप जो वहाँ के जो पंप्स पे जो आपको अगर बढ़ते हुए दिखेंगे और जो युद्ध के कारण ये बहुत पॉसिबल है कि नहीं कि वो भाव बढ़े उसके, तो वो दैट इज़ गोइंग टू मतलब नेगेटिवली एक ट्रम्प पर उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक चीज़ लेकिन बहुत कॉमन दिखाई दी बहुत सारे लोगों में, जब वहाँ पर आसिम मुनीर पहुँचे तो या पाकिस्तान का कोई भी पूछा तो उसने कहा कि आप महान हैं, आप ही की वजह से सीज़ फायर हो गया साहब, नोबेल पीस प्राइज़ आपको मिलना चाहिए, हम तो नॉमिनेट करते हैं। और भी कई नेताओं ने यही कहा। कल की मीटिंग में भी जो भी बोल रहा था वो साहब मतलब स्तुति गान से ही शुरू कर रहा था सबको, साहब आपने ये किया। ज़ेलेंस्की ने इनफैक्ट पहले 6 जो सेंटेंस थे उसमें हर सेंटेंस में थैंक यू बोलते रहे वो तो। जब जेडी वांस ने कहा था पहले कि थैंक यू बोला आपने एक बार भी, इस बार वो 6 बार बोले शुरू में। तो उन्होंने शुरू इसी से किया और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ेलेंस्की वो अभी समझ गए कि ट्रम्प से कैसे डील किया जाए। इनफैक्ट इजरायली पीएम ने, मुझे याद है ये बात कही थी कि मैं पीएम मोदी से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा कि ट्रम्प को कैसे मतलब बात की जाए उससे। तो हम एक ऐसे दौर में हैं कि एक खुशामद पसंद नेता दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। नहीं, उसमें देखिए कि एक चीज़ ये भी समझने की ज़रूरत है कि ट्रम्प की अपनी मानसिकता है। ट्रम्प और इनफैक्ट जो मैगी हैबरमैन एक न्यूयॉर्क टाइम्स की जर्नलिस्ट है जो वाइट हाउस कवर करती है, तो उन्होंने किताब लिखी ट्रम्प पर और उस किताब का नाम था कॉन्फिडेंस मैन। तो एक तो ये चीज़ आप समझिए कि किस बैकग्राउंड से कैसे इवॉल्व हुए ट्रम्प, ये हमको समझने की ज़रूरत है। और सबसे मेन चीज़ है कि उनको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर हूँ, तो वो अपने जो बिजनेस एक्सपीरियंस है, तो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, हाँ डील मेकर है, तो उनको मतलब ये अपने आप को हमेशा बोलते हैं कि डील गाय। और अभी भी देखिए कि जो उनके ट्वीट्स आ रहे हैं ट्रम्प के जो एक्चुअली ट्रूथ सोशल पे जो डाल रहे हैं, तो उसमें क्लियर कट जो मीटिंग्स हो रही है कि 2 चीज़ों पर वो हाईलाइट कर रहे हैं कि पीस प्रेसिडेंट और दूसरी लीडरशिप। तो ये मतलब बार बार कि वो चाह रहे कि मैं इस मिशन पे हूँ कि मैं शांति चाह रहा हूँ, मैं युद्ध मतलब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भी कि मैंने देखो 6 आर्मेनिया, अज़रबैजान, हाँ 6 युद्ध मैंने भारत पाकिस्तान ये 6 युद्ध मैंने समाप्त कर दिए और ये एक पेचीदा है, इसको भी मैं करने जा रहा हूँ। और मैं लीडरशिप की देखिए कि जब बाइडन था या उसके पहले तक कि लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन आज देखिए कि ट्रम्प क्या हुआ कि एग्जैक्टली कि इतने सारे नेटो के मेंबर्स आए हुए हैं, नेटो सेक्रेटरी जनरल भी आया हुआ है तो और सेक्रेटरी जनरल मतलब वो ये भी आए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। तो इस तरह से एक वो संदेश देना चाह रहे हैं कि नहीं, और जो संदेश है कि प्लीज़ समझिए कि उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इमागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये वही दिखाना चाह रहे हैं अपने जो कोर बेस है कि देखिए कि बाइडन ये नहीं कर पाया, मतलब और अल्टीमेटली टारगेटिंग ऑपोजिशन तो है ही उसमें, तो देखिए लेकिन मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। वो दिखाना तो चाह रहे हैं सर, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह पढ़ रहा था मैं, उसमें वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ना तो अलास्का में जीत मिली ट्रम्प को, देखा जाए तो पुतिन आए उस मीटिंग में, बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि ट्रम्प थोड़े तनाव में दिख रहे थे, पुतिन बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, निश्चिंतता के साथ आए, बढ़िया। अलास्का में मीटिंग रखकर ही ट्रम्प ने दिखा दिया कि हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, प्लीज़ आ जाओ आप, ये मेरे एजेंडे में भी था कि मैं युद्ध शांत करवाऊंगा, प्लीज़ आप बैठ तो जाओ। ट्रम्प वो पुतिन आए, बढ़िया बैठे, चले गए, बिना कोई ऐसी कोई ठोस बात हुए, ऊपर की बातें हुई। कल भी कुछ ऐसा ही दिखाई दिया, सब ऊपर माहौल ठीक था, लेकिन किसी ने भी एकदम ठोस बात नहीं कही। मैं बता ही रहा हूँ, मतलब जर्मनी के चांसलर ने थोड़ा कहा तो कहा, तो सब ऊपर तो दिख रहा है। अब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं ये ऐसे ही होता है, एक कदम आगे चले गए हैं, लेकिन अभी भी इस बात की आलोचना तो हो रही है कि ट्रम्प केवल अपना एजेंडा जो है, क्योंकि घोषणा पत्र में लिख के लाए थे, लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, असल में उनकी कोई अंदर से
बहुत मान नहीं रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है। जिनकी जो मांग है वो उस पर अड़ा हुआ है, कुछ भी सरेंडर नहीं कर रहा है किसी ने भी। हमने नहीं सुना साफ साफ अभी तक, ना पुतिन के मुंह से ना ज़ेलेंस्की के। नहीं, ये देखिए कि मुझे लगता है कि ऐसी इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज़ एक बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ये है कि ट्रम्प के आने के बाद, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन वॉर जो इतने सालों से चल रहा था उस पर एक तरह से मतलब एक अटक गया था ये, कि मतलब कभी जैसे मैं बोल रहा था कि कोई मतलब ना तो ये रशिया के फेवर में जा रहा था ना यूक्रेन के फेवर में जा रहा था। तो अभी क्या हो रहा है कि कम से कम एक युद्ध विराम किस तरह से हो, किस तरह से शांति ला जाए दोबारा, इस पर बात होना इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। और मुझे आप बताइए कि एक तरह से हम बोल रहे कि नहीं कि कोई सुन नहीं रहा है, कोई अल्टीमेटली कुछ हो नहीं रहा है, तो लेकिन अल्टीमेटली फिर आते ही क्यों? अगर ऐसा है तो ये मतलब फैक्ट है कि आ तो इसलिए रहे हैं क्योंकि अंदर से वो चाहते तो हैं बंद हो जाए, सब चाहते तो हैं एग्जैक्टली वही। लेकिन कोई अपनी बातों से पीछे तो नहीं हट रहा है। अभी भी साफ साफ तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। देखिए कि उसमें जैसे मैंने कहा था कि डिप्लोमेसी में है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे लगता है उन्होंने क्रॉस कर लिया है और कॉन्वर्सेशन हैज बिगन। सो वंस अ कॉन्वर्सेशन हैज बिगन ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू लीड टू समवेयर। सही है। और एक तरह से, और ये मत समझिए कि क्योंकि ट्रम्प जो है कि एक तरह से वो डंडा मतलब ही इज कैरिंग अ बिग स्टिक, और बिग स्टिक इस तरह से इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन से, इन टर्म्स मतलब दोनों तरफ से, मतलब रशिया को भी बोल रहे कि नहीं अगर आपने माना नहीं तो इकोनॉमिक सैंक्शंस और हम लोग टाइट करेंगे, जो जैसे कहा था कि जो आपसे क्रूड ऑयल ले रहे हैं उन पर एडिशनल टैरिफ्स लगाएंगे। और यूक्रेन को भी बता रहा है कि नहीं अगर तुम ये डील नहीं मानोगे तो मतलब है कि हम हट जाएंगे। हाँ, और हम हट जाएंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आएगा, मिलिट्री सपोर्ट नहीं आएगा। मेरे दो सवाल हैं इसके बाद जल्दी से जी। एक, नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही है जिस पर पूरा झगड़ा था, आखिरकार वही हुआ घूम फिर के कि नेटो नहीं हो रहा है। नेटो की मेंबरशिप नहीं मिल रही है लेकिन सुरक्षा गारंटी मिल रही है। उस पर भी ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ साफ पूछा है क्या दे रहे हो आप हमें, एक आंकड़ा भी रखा है इतने बिलियन डॉलर का, कुछ हमें क्या दोगे। अभी उसकी भी क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि बहुत जल्दी करके बताओ हमें आप। तो मैं कह रहा हूँ वो भी ठोस नहीं हुआ है। क्या ऐसी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा किया जा सकता है, वो भी ट्रंप जैसा नेता जब दे जो लगातार यूटर्न लेता रहा है, खासकर इस मामले में, बाकी में तो लेता ही है। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कभी वो तो कुछ दौर ऐसे आते हैं कि अग्रीमेंट्स जो है सस्टेन करते हैं, तो तभी वो बार बार होता है कि नहीं रिलायबल अग्रीमेंट्स। आप ही कह रहे हो 92-93 वाला वो जो हुआ वो हुआ नहीं। बिल्कुल उसमें है ही। तो मैं बोलूँ कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदलती है उस तरह से अग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है, अग्रीमेंट अगर सस्टेनेबल अग्रीमेंट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि हर एक को, मतलब हर एक पार्टी जो उस पर ज्वाइन कर रही है, अग्रीमेंट को ज्वाइन करे, कि उसमें उनका क्या फ़ायदा है। मतलब हर देश अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। अगर उनको लगता है कि ये फ़ायदे में है तो वो डील साइन करेंगे, इंक्लूडिंग पुतिन। अगर पुतिन को लग रहा है कि नहीं जो डील है उसमें अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो विल कंटिन्यू ऑन द बैटलफील्ड। हाँ, तो मतलब विश्वास करना चाहिए ट्रंप जैसे नेता पर, ये पूछ रहा हूँ। आपका क्या कहना है, असेसमेंट क्या? आप होते ज़ेलेंस्की विश्वास कर लेते इतना यूटर्न लेने वाला नेता? नहीं, देखिए कि अभी माहौल अभी बदल गया है। ट्रम्प का जो जिस तरीके से हम लोगों ने फरवरी 28 में जिस तरह से बात की थी ज़ेलेंस्की के साथ, अभी आप देख रहे हो कि एक अलग तरीके से ट्रम्प डील कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारी परिस्थितियां अभी बदल रही है। और मुझे लगता है कि नहीं, मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह से अल्टीमेटली ये ट्रम्प सब चीज़ें क्यों कर रहा है ये भी हमको समझने की ज़रूरत है कि उनका अपना भी फ़ायदा है कि अगर नॉर्मल स्थिति हो जाती है तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, जो लार्जर उनका स्ट्रेटेजिक राइवल है चाइना, उनकी तरफ वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अगर लार्जर ऑब्जेक्टिव, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है अगले 10, 20, 25 सालों का, तो उसके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं बंद होनी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एक फ़ायदा है सारे देशों का। तो और कोई भी देश जो है कि वो अपना फ़ायदा देख के ही ये एग्रीमेंट साइन करेगा, और उनको अगर लगता है कि नहीं ट्रम्प चाहे बोले या ना बोले, अल्टीमेटली अगर वो साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट, और जिसमें क्या जो यूक्रेन चाह रहा है, जो रशिया चाह रहा है, उसमें अगर एक जो बोलते हैं कि मिडल पाथ अगर कुछ मिल पाता है तो वो क्यों नहीं करेंगे। और इंडिया के लिए कैसा रहेगा अगर ये सॉल्व हो गया? तो सस्ता तेल तो बंद हो जाएगा हमें मिलना रूस से। ये अलग बात है कि टैरिफ भी ना लगे इसके बाद ज़्यादा। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि नहीं, देखिए कि भारत ने तो अपने अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स देखे तो क्लियर कट बार बार बोल रहे कि नहीं दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। ये मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार ये बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो अभी वार्ता ही चल रही है, चाहे वो 15 अगस्त की हो या फिर कल की, तो MEA ने उसका स्वागत किया है कि नहीं ये बिल्कुल शांति की ओर जो भी कदम जो भी उठाए जाएंगे हम उसका स्वागत करते हैं। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप है वो मतलब
और बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी कंसेशनल रेट पर आपको मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी एक जो जिस तरह की पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया की, तो इंडिया हमेशा एक पॉजिटिवली उससे गेन करेगा हर महीने में। अगर ये पीस डील हो गई तो इंडिया को फ़ायदा है? बिल्कुल, बिल्कुल फ़ायदा है। और जैसे कि एक तो इमीडिएट फ़ायदा ये है कि आपको जो सैंक्शंस का डर है, जो बार-बार जो ट्रम्प बोल रहा है, और इवन सिर्फ ऑयल रिलेटेड नहीं, इवन जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जो भी डिफेंस सप्लाईज़ आ रही है, उस पर भी सैंक्शंस की बार-बार बात हो रही थी। अगर ये रीसेट यूएस और रशिया में हो गया, तो हम लोग उस जो है कि कोलैटरल में जो फायरिंग में जो आ रहे थे, हम लोग उससे बच जाएँगे, नंबर 1। और दूसरी चीज़ जो है कि हमारा लक्ष्य अल्टीमेटली जो है कि इज़ चाइना। तो चाइना के बारे में जो है कि अगर उस तरह से आज की तारीख में क्या हो रहा है कि बिकॉज मतलब यूएस और कि पूरा सारा जो विश्व है, खास करके पश्चिमी देश, ये रशिया के विरोध में है। अगर रशिया ही और यूएस का अगर सुलह हो जाती है यूक्रेन मुद्दे पर, तो सारे एक साथ होके जो है कि चाइना जो एक मेजर हमारे लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, उस पर हम लोग फोकस कर पाएंगे। चैलेंज का हमारी तो बढ़िया चल रही है। अभी मुलाकात हुई कल विदेश मंत्री से, और इसके अलावा हमारे वाले भी गए थे, और हम तो ये भी कह रहे हैं ब्रिक्स में भी मजबूत होते जा रहे हैं साथ साथ। जब ऐसा समस्या देख रहे हैं, ये भी मान रहे हैं हम कि एक नया मार्केट खोलना चाहिए इंडिया चाइना को वापस में, तो अच्छा ही है। मतलब इतना भी क्या बुरा है टैरिफ लगना? अगर टैरिफ लगने से दो पुराने पड़ोसी दुश्मन करीब आते हों एक होते हो, तो क्या बुरा है? ठीक है, नहीं बुरा, मतलब बुरा नहीं है, ये तो ठीक है। अच्छा भी देखना चाहिए ना इसमें। नहीं उसमें अच्छा ही तो है, लेकिन बात है कि ये प्लीज समझिए कि अगले जैसे हम लोग है कि जो लैंड बॉर्डर है वो अभी भी अनरिजॉल्व है। बाद में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की बात करें, जो हम लोगों ने अग्रीमेंट साइन किए थे, जो गलवान में जो हुआ, तो उससे क्लियर कट है कि चाइना क्या चाह रहा है। तीसरी चीज़ है कि अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में जो एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक है, क्या इसमें हम लोग चाइना का उस तरह से वर्चस्व हम लोग देख पाएंगे? मेरे हिसाब से बिल्कुल देखने पाएंगे, क्योंकि चाइना जिस तरह से साउथ चाइना सी के साथ कर रहा है, साउथ चाइना सी में कर रहा है, जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में कर रहा है, जिस तरह से ताइवान के साथ कर रहा है, तो एक ये बहुत बड़े मतलब खतरे के संकेत है कि किस तरह से चाइना अगर और महाशक्ति हो जाता है तो किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी। चाइना को डील करने में हम थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं क्या? और कई बार क्या हम जब उसे डील करते हैं तो उसके पीछे ये भी एक कारण होता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। जैसे अमेरिका अगर हमें ज़्यादा पुश करता है तो हम चाइना के क्लोज आ जाते हैं। नॉर्मल दिनों में हम अमेरिका के क्लोज रहते हैं, क्योंकि अमेरिका हमें चाइना के विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो क्या जो हमारी विदेश नीति चीन के प्रति तय होती है, उसमें अमेरिका बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है क्या? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि भारत जो देश है, जिस साइज़ का है, जिस कैपेसिटी का है, हम लोग अभी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी जल्दी बनेंगे। तो जिस तरह की हमारी जो भू राजनीति है, जिस तरह से आर्थिक इंटरनेशनल लेवल पर राजनीति है, कि हम एक अलग लेवल पे है। और हम लोग भारत जो देश है, कभी भी अपनी विदेश नीति जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम लोग बात करते हैं कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो दृष्टिकोण है, उसको रखते हुए, और कभी भी भारत ने किसी भी कंट्री को ये दिया नहीं है, वीटो ने दिया है कि हम लोग अपनी, चाहे वो चाइना रिलेटेड, चीन रिलेटेड जो अपनी पॉलिसी है, उसको डिक्टेट करे। तो उनको जोड़ना, मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा हमको लगता होगा कि उनके डर से हम लोग उनके पास नहीं जा रहे, या जब वो उनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर टर्म में आप देखोगे, जो इतिहास देखोगे 1947 से अब तक, कि क्लियर कट है कि हमारे जो डीलिंग्स है, चाहे वो यूएस से हो, पाकिस्तान से हो या चाइना से हो, वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट मेरिट पर है कि या उनकी क्या चुनौतियाँ या क्या संभावना है। वो जिस तरह से चाइना कर रहा है, तो वो वैसी नीतियों से हम लोग जवाब दे रहे। और क्वाड इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि क्वाड में किस तरह से हम लोगों ने वो किया। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट, मतलब कि अमेरिका क्या सोचता है कि भारत को लगता है कि नहीं, चीन से जिस तरह से खतरा उभर रहा है, और पहले भी खतरा था और खतरा भी बढ़ेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि चाहे वो डेमोक्रेसीज़ है, चाहे वो कि जापान हमारा मित्र देश है, अमेरिका हमारा मित्र देश है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम लोग एक साथ रहेंगे। और कुछ मुद्दों पर नहीं हम लोग साथ में, तो जैसे ब्रिक्स में देखिए कि ब्रिक्स में यूएस का विरोध रहता है, लेकिन ब्रिक्स के अपने कुछ फ़ायदे हैं भारत के लिए, तो अब भारत उसका भी पार्ट है, भारत एससीओ का भी पार्ट है। अभी मोदी जी जा रहे हैं चाइना, मतलब संभावना है कि वो जाएंगे एससीओ समिट के लिए। तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है। और दूसरी और एक चीज़ ये भी देखिए कि कितना भी आप कहो, जो बीच में बात हो रही थी कि इकोनॉमिक डीकपलिंग,
डीकपलिंग की बात हो रही थी, बड़े बड़े देश बात कर रहे थे, अमेरिका बात कर रही थी, यूरोपियन देश बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से चाइना वो कर रहा है, कोविड के दौरान भी देखा कि किस तरह की चाइना की नीतियाँ थी, तो वो करे। लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतना आसान नहीं है, तो अभी सिर्फ डी रिस्किंग की बात हो रही है। तो इवन जो हमारा तो पड़ोसी देश है और जिस तरह से हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, तो हम लोगों को भी मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी, संभावनाएं भी है, और एक चुनौती भी है, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस जो है, ट्रेड डेफिसिट, वो भी बढ़ता जा रहा है चीन के पक्ष में। तो उसको भी कैसे कम करे, तो उस तरह से फिर वो इन्वेस्टमेंट्स और ये सारे अभी बातें हो रही है। ये जो यूक्रेन क्राइसिस है, इसमें जो पिछले 6-7 साल से अमेरिका का रुख रहा है, चाहे बाइडेन का हो या ट्रंप का हो, और यूक्रेन का क्राइसिस ही क्या, बाकी मामलों में भी, चाहे अफगानिस्तान रहा हो या ताइवान को लेकर भी ऐसा ही कुछ रहता है, अमेरिका उस तरह से खुलकर सामने आता दिखा नहीं। पहले जैसे सेना भेज देता था या बहुत एक्टिव हो जाता था अपने अलाइज के लिए, वैसा दिखता नहीं है। क्या भारत के लिए इसमें सीखने जैसा कुछ है? धीरे धीरे अमेरिका को लेकर हम जितना अब दोस्ताना होते जा रहे थे कि कुछ होगा तो अमेरिका भी बीच में आएगा, संभालेगा, हमारी भी साइड लेगा थोड़ी बहुत, अब पहले से अमेरिका नहीं रहा है ये। क्या इस यूक्रेन क्राइसिस से हमारे लिए सीखने को कुछ है कि अमेरिका अभी भी वैसा ही है? वो डील कराने तो बैठ सकता है, लेकिन वो किसी को बचाने या अब इस तरह से बहुत एक्टिव होने वाली स्थिति में नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जनरली एक अमेरिकन पॉलिटिक्स में ये शिफ्ट हुआ है कि नहीं, हम लोग कि अमेरिकन लोग है कि जो युद्ध जो हमारे लिए मैटर नहीं करते, हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, चाहे वो, और एक उसका परिप्रेक्ष्य है कि ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म 2001 के बाद, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, कि बहुत सारे अमेरिकन जो है जाने गई है वहाँ पर, तो एक वो भी माहौल हमको समझने की ज़रूरत है। तो उसके बाद कि जो फ़ॉरेन जो है कि इंटरवेंशंस जो है, उसके प्रति थोड़ा-सा मतलब उनका रहा है, और उसके कारण जो मांगा बेस है वो एग्ज़ैक्टली यही है कि नहीं, हम लोगों ने जो वो है कि क्यों हम लोग किसी का युद्ध करें और क्यों किसी के लिए युद्ध करें, और बार-बार ये है कि डिफेंस बर्डन जो है वो उसको मतलब कम करना चाहिए अमेरिका पर। और इसलिए यूरोप से भी वही बात होती है कि नहीं, आप अपना नेटो अलाइज को, जैसा भी बोला हुआ कि आप 5% आपका जीडीपी का जो है वो आप डिफेंस में डालिए, जो उन्होंने अभी कमिट किया, तो वो ट्रम्प प्रेशर के कारण ही हुआ है। और वही चीज़ चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, तो बार बार अमेरिका इस पर जोर दे रहा है, खास करके ट्रम्प के कार्यकाल में। लेकिन अगर आप देखोगे जो वहाँ की अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जनरली अभी एक तरह से शिफ्ट हो गई है कि नहीं, हम लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को, जो अपने जो अलाइज हैं उनको बोले कि आप मतलब हम लोग उनको फाइनेंस नहीं करेंगे, आप अपने से उसको उस बर्डन शेयरिंग को वो कीजिए, और हम लोग सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते। ये जो यूक्रेन और रूस का क्राइसिस है, इसमें हमने जो रूस का साथ दिया और जिस वजह से हम पर अब सैंक्शंस भी लगे, और अब मेरा ख्याल है और 2-4-5 दिन में और ज़्यादा लग जाएंगे। विद्वानों की राय यह है कि हमने इसलिए भी किया, और तो बहुत कारण होंगे, लेकिन इसलिए भी किया क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि रशिया चाइना का जो ये सहयोग था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक एक दूसरे के साथ हैं, उसमें हम एकदम किनारे हो जाएं, क्योंकि चीन से हमें लगातार खतरा है। हम चाहते हैं रूस की गुड बुक में ही बने रहना। रूस याद रखे कि जब वो क्राइसिस में था तो हम उसके साथ खड़े हुए थे, और हमने झेला भी है, बहुत कुछ साफ साफ झेला है। तो एक तो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इसलिए भी हैं उसके साथ कि बिल्कुल ही चीन रूस साथ में हो गए तो हम एकदम ही अलग थलग हो जाएंगे उपमहाद्वीप में। वाकई सर, जब बारी आएगी, अभी तो हमने अमेरिका की बात की, ऐसे ही जब बारी चीन के साथ भिड़ने की आएगी हमारी, कभी ना कभी होगा, आप ही कह रहे हैं गलवान भी है, ये भी है, तो रूस हमारा साथ देगा। जब चीन की कीमत पर, जैसे हमने दे दिया कि अमेरिका की कीमत पर हम रूस के साथ खड़े हो गए। नहीं, इस हम लोगों ने अमेरिका के साथ बिल्कुल बंद नहीं किया है, ये प्लीज समझिए कि बंद तो सर रूस और अमेरिका ने भी नहीं किया बिल्कुल। कभी, चीन अमेरिका ने भी जिस नहीं तरह की पार्टनरशिप्स हमारी बढ़ रही बंद तो है, दुनिया में कुछ नहीं होता। अमेरिका के साथ भी जो हमारी पार्टनरशिप बढ़ रही है वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब चाहे वो आईसेट अग्रीमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया, फिर बाद में फाउंडेशनल डिफेंस अग्रीमेंट्स हुए सारे, मतलब बहुत सारे, मतलब हम लोग की, और हमारा तो एनआरआई कम्युनिटी वहाँ पर है इतनी सारी। तो इस मुझे नहीं लगता कि उस वैसे मतलब वैसे डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि नहीं रूस करेगा कि नहीं। बात है कि भारत अपनी जो ताकत है कि कैसे बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ाएगा, मुझे लगता है कि इस पर फोकस है। आज की तारीख में कुछ चीज़ें हमको अमेरिका से मिल रही है, कुछ चीज़ें हमको जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजीज़ हो गया, वो हमको अमेरिका से मिल रही है। अब बात करेंगे रशिया की, रशिया से हमको डिफेंस इक्विपमेंट मिल रहा है। नुकसान भी तो हुआ ना, मैं तो रूस ने फिर पाकिस्तान को भी देना शुरू किया कुछ कुछ।
नहीं तो वो हम लोग नहीं अगर रोक रूस ये सकते। देखेगा कि इंडिया पूरी तरह हमसे नहीं लेता चीजें, अमेरिका से भी ले रहा है, तो ठीक है, फिर हम भी पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा बहुत नहीं, चलेंगे। कुछ मर्यादाएं होती है, लेकिन वो है कि उस लेवल की नहीं है। अब जिस तरह से मतलब आप देखिए कि होना चाहिए उस लेवल की नहीं है। और भारत हमेशा ये देखता है कि अब जैसे मैं बता रहा था कि 1947 से अब जो अगर नीतियाँ देखेंगे तो क्लियर कट है कि जो हमारे पक्ष में है, जो हमको मदद कर रहा है, चाहे वो इसलिए वो नॉन अलाइनमेंट जो था कि नहीं हम लोग इस खेमे में नहीं होंगे, उस खेमे में नहीं होंगे, जो हमारे साथ है, जो हमारी जो नीतियाँ है, जो हमारे जो प्रायोरिटीज़ है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो, नेशनल डेवलपमेंट के हो, उस प्रायोरिटीज़ में जो योगदान दे सकता है हम लोग उनसे योगदान लेंगे और उनसे हम पार्टनरशिप करेंगे। तो यही रवैया जो है कि इसलिए रशिया के बारे में भी है और अमेरिका के बारे में भी है। और ये मतलब ज़रूर है कि नहीं हम लोग ये प्लानिंग करके नहीं चल सकते कि आगे चल के अगर चाइना से हम भिड़ गए तो मतलब कौन साथ देगा कौन साथ नहीं देगा, उससे ऐसे नहीं सोचते डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं कि जो प्लानिंग करता है, जो प्लानिंग वो इस हिसाब से करता है कि हमारी ताकत हम कैसे बढ़ाए और ताकत की किस कौन लेकिन हमको अकेले अपनी ताकत बढ़ाने से कुछ हुआ नहीं। भारत पाकिस्तान के संघर्ष में देखने को हमें मिला कि अकेले पाकिस्तान भी नहीं खड़ा था, उसके पीछे चीन था और उसको समर्थन था। एर्दोगन ने भी भाई बोला है ना, और हमने भी ये देखा कि हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन देखें सुने जरा, कोई हमारे समर्थन में बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कोई ये बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है, नहीं आप लड़ेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, कुछ ना कुछ देते रहेंगे, जैसे यूक्रेन के साथ खड़ा है यूरोप। तो आज की जो दुनिया है, ऐसा कौन ही है जो अकेले दम पे लड़ लेगा? तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए, डिप्लोमेसी इस ढंग से नहीं बनानी चाहिए कि कल परसों अगर चीन या पाकिस्तान या दोनों से एक साथ कुछ हो जाए तो कौन वाकई बिना शर्त हमारे साथ खड़ा होगा? नहीं मुझे लगता है कि अपनी तो बढ़ाओ, ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं और जैसे आप देखोगे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद बहुत सारे देशों ने बोला कि उस भारत का समर्थन दिया कि नहीं अगर आप रिटेलिटरी एक्शन लेते हो। पहलगाम तक तो सब देंगे सर, हाँ। उसके बाद नहीं उसके नहीं पहलगाम के बाद फिर इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जैसे पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस गए तो उसमें मतलब है कि एक वो ये भी था कि नहीं इंडिया ने जो किया टेररिस्ट पर हमला किया, टेररिस्ट पर जो अटैक किया तो उसको उस संघर्ष मतलब, में तो हाँ। कोई नहीं खड़ा था सर साथ में। डेलीगेशन गया, डेलीगेशन को कोई वापस तो नहीं कर सकता। भारत इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मेंबर है, दुनिया भर का व्यापार है, अभी 4थे नंबर की इकोनॉमी, 5वें नंबर के आप ही कह रहे हो। पर मैं पूछ रहा हूँ कि जब वो संघर्ष हुआ यूक्रेन के साथ, जैसे दुनिया खड़ी है, यूरोप खड़ा है ना, एग्जाम्पल के तौर पर, भारत के साथ कौन खड़ा था? तो जिस डिप्लोमेसी की आप तारीफ कर रहे हैं, मतलब मैं समझने के लिहाज से पूछ रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं लगता कि एक बार हम कंफ्यूज्ड स्टेट में है कि अपना अपना मजबूत तो करेंगे, लेकिन पड़ोसियों से या दूर बैठे किसी देश से उनसे भी तो मजबूत करें कि जब झगड़ा हो। बिल्कुल, देखिए कि रिलेशंस जो है कि हमारे जो है कि जो फ्रेंड्स है जो अलाइज है वो रहेंगे ही। बात है कि किस हद तक कोई खुलकर आ रहा है कोई खुलकर नहीं आ रहा रूस है। भी नहीं आया सर, नहीं रूस में ठीक है तो मतलब ठीक और है, हम रूस के साथ खड़े हैं। हम लोगों को जो चाहिए चाहे वो अमेरिका से हो चाहे वो रूस से आ रहा है तो ठीक है। अभी जैसे S-400 जो थे हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो उनके कारण हम लोग जो ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, मेरे लिए वो मायना रखता है रादर दैन कि वो बोले कि, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी कि रशिया ने ये भी बोला कि नहीं नहीं ठीक है, वही कि जो टेररिज्म के अगेंस्ट में जो है कि अगर आप वो कर रहे हो एक्शन ले रहे हो तो आई मीन वी आर इन सपोर्ट ऑफ इट। अभी आप बोलोगे कि नहीं आर्म फोर्सेस उनकी आनी चाहिए और आर्मी उनके आना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हम लोग मतलब भारत भी मतलब ये चाहेगा। ऑब्वियसली ऐसा कौन चाहता है और ऐसा कौन कर देगा? अच्छा सर, रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है। रशिया कई बार दिख रहा है, जैसे अब युद्ध हुआ, मतलब भारत पाकिस्तान वाला भी हुआ, तो हमें 70-71 वो सब भी याद है जब उसने कहा कि अगर आपने बेड़ा भेजा हम भी भेज देंगे। रूस ने कहा था, हम उसके साथ एक संधि में थे। अभी जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुआ, रूस आया ही नहीं, है ना, रूस अपना चुप था। इस बार भारत पाकिस्तान में भी नहीं आया, और अब यूक्रेन वाले मामले में भी आप भी मान रहे हैं कि वो नेगोशिएट करने को तैयार है, आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। क्या इस एक युद्ध ने रूस की जो बार्गेनिंग पावर थी दुनिया में वो कुछ हद तक घटा दी है? वो बाकी मोर्चों से थोड़ा पीछे ही हटता दिखा है? नहीं बिल्कुल, ये देखिए कि अगर कंपेयर करेंगे यूएस और रशिया में तो ऑब्वियसली यूएस एक बहुत बड़ी एक इनोवेटिव इकोनॉमी है, बहुत मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और रशिया जो है बहुत मतलब काफ़ी नीचे है रिलेटिवली। तो सबसे मैंने कि डिक्रीजिंग पावर है, ये कह रहे हैं? जी
वो गिरती हुई ताकत है। बिल्कुल गिरती हुई ताकत इसलिए क्योंकि आप अगर रशियन डोमेस्टिक इकोनॉमी देखोगे तो उसमें उनके जो भी पैसा जो आ रहा है वो सारा वो ऑयल से आ रहा है, एनर्जी से आ रहा है। तो उन्होंने एक तरह से चाहे वो इनोवेशन है, एक तरह से जो जो लीडिंग वो एआई है, उस तरह के जो जो नए जो क्षेत्र आ रहे हैं इकोनॉमिक, जो न्यू जिसके कारण एक आर्थिक ताकत बनती है किसी भी देश की, उसमें नहीं इन्वेस्ट कर रहे जितना होना चाहिए, ना लोग उधर जा भी रहे। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर ट्रेंड और जो लॉन्गर टर्म में देखोगे कि तो और ऑब्वियसली कितना भी आप बोलोगे तो भी ये 3.5 साल से युद्ध है कि जिस तरह से आपकी पैसा उसमें जा रहा है, एम्यूनेशन जा रहा है, टैंक्स आपके वो हो रहे हैं, तो मतलब एक युद्ध कितना भी कहोगे तो उसमें पैसा जाएगा ही। तो जो है कि नेट नुकसान तो मतलब उनका हो ही रहा है। और जो रशिया अगर वो बिना अगर युद्ध का होता तो आगे बढ़ता, तो आज देख रहे हैं कि एक तरह से फंसा हुआ है। उनके जो इकोनॉमिक एसेट्स है अलग अलग कंट्रीज में वो फ्रीज किए गए हैं। ऑलमोस्ट कोई एक आंकड़ा था $300 बिलियन जो है वेस्टर्न कंट्रीज में उनके डॉलर, उनके एसेट्स फ्रीज किए गए हैं। तो उससे जैसे ही अभी पीस डिविडेंड होगा, पीस एग्रीमेंट होगा, उसके बाद वो सारे खुल जाएंगे। तो फिर से रशिया मतलब एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, बेटर पोजीशन में। अमेरिका जैसे देश क्यों नहीं चाहेंगे फिर कि रूस फंसा रहे ऐसे युद्ध में? क्योंकि वो अंदर अंदर खोखला हो रहा है, तो बढ़िया बात है अमेरिका के लिए। नहीं, खोखला नहीं, तो उनको भी अभी युद्ध हो रहा है तो उसके कारण जो है कि जो यूरोपीय है उसके कॉन्टिनेंट पे फर्क पड़ रहा है। आपके फ्यूल यूरोप पर पड़ रहा है ना, अमेरिका पर थोड़ी पड़ रहा है। नहीं तो गैस और जितना प्राइसेस, पड़ रहा है गैस प्राइसेस है वो तो थोड़े वक्त के लिए पड़ रहा है। एक लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो एक कमजोर रूस तो अमेरिका के फायदे में ही है। नहीं, वो तो है, वो तो कोई भी देश चाहेगा, वो तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि क्यों मतलब वो चाहेगा। लेकिन बात है कि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक कॉस्ट जो हो रहा है कि जो अमेरिका को भी लग रहा है कि नहीं, बहुत सारे आपके सप्लाईज है, यूरोप देश जो है उनके अलाइज है, जो यूरोपियन पार्टनर्स है, उनको अगर रशिया से खतरा वो दिख रहा है, तो वो लग रहा है कि रशिया उस खतरे को मतलब किसी तरह से रोका जाए। तो वो अगर ये बंद करेंगे तो कम से कम वो और एनर्जीज अपने लगा पाएंगे, अपने और कैपेसिटीज बढ़ा पाएंगे। यूरोप का विश्वास कुछ अमेरिका से कम भी हुआ है। नहीं, कम तो मतलब शुरुआत में लग रहा था कि ट्रम्प के कारण वो हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जनरली एक असेसमेंट और रीअसेसमेंट जो है एक कांस्टेंट एक प्रक्रिया होती है डिप्लोमेसी की। और किसी समय में कुछ सालों में लगता है कि नहीं, जैसे आप फर्स्ट टर्म में देखोगे तो बिल्कुल लग रहा था कि ट्रम्प तो बिल्कुल यूरोप को कुछ मानते ही नहीं, वो तो नेटो से निकल जाएंगे किसी भी समय। बीच में कुछ तस्वीरें भी आई उनकी कि नहीं, बहुत ही मतलब वो नाराज़ है यूरोपियन लीडरशिप से। और इनफैक्ट इस बार जब नई सरकार बनी तो जेडी वैंस जब पहली बार गए थे यूरोप, तो ऑलमोस्ट वो लिटरली कि नहीं, यूरोपियंस आर द प्रॉब्लम, ये बताकर मतलब उन्होंने डांटा था ऑलमोस्ट सबको। तो वो एक दौर था। आज कल का दौर हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे मतलब है कि मुस्कुराते हुए आ रहे, देयर इज़ अ फ्रेंडली बैंटर बिटवीन ऑल यूरोपियन लीडर्स। तो आई थिंक एक वो चेंज होता है कि कुछ नीतियाँ चेंज होती है, कुछ लीडरशिप का अप्रोच चेंज होता है, तो उसके कारण हम लोग उसको पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में वो जाया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं आखिर में यूरोप ने मान लिया कि उनका नेता अमेरिका ही है। नहीं, मुझे लगता है कि एक तरह से अमेरिका मैटर करता है, लेकिन ये भी देखिए कि यूक्रेन के मामले में इनफैक्ट यूरोप ज़्यादा मतलब एक तरीके से सामने खुलकर आया है नहीं तो यूक्रेन अमेरिका के। के पास आने की जरूरत क्या है सर? यूरोपियन यूनियन खुद बात कर ले पुतिन से। तो नहीं, वो नहीं मान रहे, वही तो अल्टीमेटली जो है तो कि पुतिन भी अमेरिका, चाहते हैं कि यूरोप अमेरिका के पास ही जाए। अगर मैं मानूंगा तो ट्रम्प से मानूंगा। ट्रम्प के दोस्त हैं बाकी वो फिर। मुझे लगता है कुछ दोस्ताना तो मतलब ब्रोमांस तो उनका मतलब है। काफ़ी मतलब वो हम लोग को सबको देखने को कल भी मिलता है। 40 मिनट उन्होंने फोन पे बात की। ऐसे कौन करता है कि मीटिंग के बीच में फोन कर दिया, उधर उन्होंने फोन उठा लिया और 40 मिनट बात कर ली, और फोन करके ट्रम्प ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, वो अलास्का भी हुआ और अभी भी फोन उठा रहा है और मैं हूं, मतलब इसका मतलब है मेरी बात। नहीं, बिल्कुल आई थिंक एक तरह से और इनफैक्ट ये देखिए कि ट्रम्प के लिए भी ये बहुत मायने रखता है कि ट्रम्प अभी भी एक तरह से मुझे लगता है कि जो कोल्ड वॉर में जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था कि एक उसका एक ग्लोरी था, उसका एक मतलब ह्यूज एक मतलब सुपर पावर था, वो अभी भी मतलब सरप्राइजिंगली रशिया को उसी तरीके से देख रहा है, जो है नहीं। लेकिन फिर भी है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। और एक वो है कि उनको लगता है कि नहीं, जैसे ईस्ट वेस्ट समिट्स होते थे, जैसे गोरबाचेव और रेगन के समिट्स होते थे, वो मतलब उस तरीके से वो देख रहे हैं कि नहीं, अरे दिस इज मीटिंग बिटवीन ट्रम्प एंड पुतिन, तो उनको लिए बहुत बड़ा एक वर्ल्ड थिएटर लगता है। सर ये पुतिन और ट्रम्प या अमेरिका और रूस के लिए भी क्या बहुत अच्छी स्थिति है कि हिंदुस्तान जैसे देश या चीन जैसे देश चाहते हैं कि एक मल्टीपोलर दुनिया हो, बहुत सारे ताकत के केंद्र हों, लेकिन अमेरिका और रूस ये चाहते हैं कि नहीं,
दुनिया वैसी ही बनी रहे, अगर एक ताकत नहीं है तो कम से कम दो ही जो थी वो रहे, स्टेटस को बना रहे। क्या इसलिए भी कई बार पुतिन सिर्फ ट्रंप से मानते हैं और ट्रंप बस पुतिन से बात करते हैं? बाकी स्टेक होल्डर्स को वो रखते तो हैं मगर थोड़ा सा नीचे। नहीं, बिल्कुल ये मुझे लगता है कि जो बड़े खास करके रशियन लीडर हो गए या इवन अमेरिकन लीडर्स है कि उनका एक अलग ये मतलब एक सुपियोरिटी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वो रहता है कि नहीं, हम लोग दो मतलब ही एक राजा सुपर पावर्स, हाँ सुपर पावर्स रहे हैं दुनिया में दो और राजा सुपर हैं। पावर्स है और उसके हिसाब से हम लोग रहे। तो मुझे लगता है कि कोई भी चाहेगा, जैसे एशिया में अगर देखोगे तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत ऊपर आए, जापान ऊपर आए, ऑस्ट्रेलिया ऊपर आए। वो चाहता है कि मेरा जो वर्चस्व है वो बना रहे। तो कोई देश जो अपनी गद्दी है कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो तो ये चीज़ लागू अमेरिका और रशिया पर भी होती है आज की तारीख में भी। वो चाहते हैं कि दो ध्रुव की दुनिया थी तो वही रहे कम से कम। दो ध्रुव तो मतलब अभी भी नहीं है, अभी तो मतलब ऑलमोस्ट एक ही एक ही मतलब ध्रुव ध्रुव है। है। तो मतलब ये वो तो बिल्कुल उस तरह से मान रहे वो। और आखिर में आप मान रहे हैं, पता नहीं, मुझे तो विश्वास हो नहीं रहा, पर आप भाई विद्वान इस विषय के, मैं मान लेता हूँ कि दुनिया अब जल्दी ही जेलेंस्की, पुतिन और ट्रंप को या जेलेंस्की पुतिन को साथ बैठ के एक मसौदा साइन करते देखेगी। मुझे लगता है कि संभावनाएं है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बातें हो रही है, जिस तरह से हमको चाहे वो इमेजेस आ रहे हैं वाइट हाउस से, जिस तरह से मीटिंग्स हुई, चाहे वो 15 अगस्त की हो या 18 अगस्त की, तो उसमें एक लगता है कि एक सीरियस ये पहल की जा रही है। अब उसका नतीजा क्या होता है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि किस तरीके से क्या नेगोशिएशन टेबल पे क्या है, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा। ये ज़रूर है कि मतलब जो परसुइंग पीस की जो बात की जा रही बार बार, कि नहीं जो शांति की इच्छा है, तो मुझे लगता है कि उस तरह वो इच्छा तो है सबकी, लेकिन इच्छा शक्ति से काम नहीं होता कि अल्टीमेटली कौन कितना देना चाहेगा, कौन कितना सरेंडर करना चाहेगा, तो पेपर पर हो। हाँ वो पेपर पर हो। काफ़ी पेपर वर्क है जो बचा हुआ है, क्योंकि जेलेंस्की भी ऐसी नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ, आप सुरक्षा गारंटी दे रहे हो तो लिख के बताओ, और अगली मीटिंग जो भी होगी दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को पेपर पर वाकई चीज़ें करके आनी पड़ेंगी। लेकिन मोमेंटम ना ख़राब हो जाए, कहीं देर हो गई तो फिर मोमेंटम ख़राब होगा। और ट्रंप ने जैसे जैसे जल्दी जल्दी किया है 4-5 दिनों में 2 बड़ी मीटिंग्स, तो उम्मीद है तीसरी भी जल्दी करेंगे, नहीं तो फिर मोमेंटम ब्रेक होता है तो बहुत सारी चीज़ें सोचने का मौका दोनों पक्षों को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में कुछ जोड़ना चाहते हो तो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है कि भारत के लिए भी एक ये हमेशा एक तरह से चुनौती रही है रशिया यूक्रेन युद्ध, और अगर कुछ पीस एग्रीमेंट इससे आता है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत सारी संभावनाएं खुलती है, क्योंकि अगर यूएस रशिया रीसेट हो जाता है तो भारत जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस है जो, और मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म चैलेंज चीन है, चाहे वो भारत के लिए हो, अमेरिका के लिए हो या यूरोप के लिए हो, तो साथ में काम करने की संभावनाएं इससे और बढ़ेगी। और भारत की जो शक्ति जो है, कि मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक तरह से हम लोग अटक गए हैं इस रशिया यूक्रेन युद्ध और ये विवाद से, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर ज़रूर जो है रशिया से दोस्ताना और गहराएगा, अमेरिका से भी गहराएगा, और यूरोप से तो हम लोग यूरोपियन यूनियन से काफ़ी उस पर डेवलपमेंट्स हुई है। तो मुझे लगता है कि एक मतलब एक भारत जो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी विदेश नीति है, जो हमारी आर्थिक नीति है, कि आगे चलकर 5th से हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी अगले दशक में हो, या विकसित भारत की जो हम लोग बात करते हैं 2047 तक, मुझे लगता है कि उस दिशा में ये ज़रूर एक पॉजिटिव स्टेप होगा। यूरोपियन यूनियन से भी बना के रखनी पड़ेगी। अभी अपना दोस्त साइप्रस वहाँ पे अध्यक्ष बना है और हम व्यापार भी चाहते हैं वहाँ से। और पहले सोचा नहीं था वैसे कि भारत इस तरह से रूस यूक्रेन की झगड़े के बीच में कहीं फंस जाएगा, लेकिन देखिए यही है, दुनिया एक गांव हो चुकी है, किसी का झगड़ा किसी के सिर पड़ता है। इस बार पहली बार भारत ने स्वाद चखा है, नहीं तो दुनिया में कुछ भी होता रहता था, हम ठीक थे कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप आए और इतना समय दिया। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से ये जो बहुत जल्दी इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए डिकोड हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों बातें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि जितने लोग देख रहे हैं उतने सब्सक्राइब करके जाते नहीं, लौटते ज़रूर, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।